वेलकम दोस्तों, एडे क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक पीछे के जितने वीडियोज हैं उसमें हम लोग सभी टेंस को पढ़े और हमारा टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे शुरुआत के दूसरे वीडियो में आपको सेंटेंस एंड इट्स टाइप के बारे में बताया गया है। उसमें मैं सेंटेंस के प्रकार में आपको बताया था कि सेंटेंस आपका असर्टिव होता है। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो कितने हो गए कुल? 4, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इन 4 के अलावा जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो मैं आपको उस वीडियो में बताया था कि टेंस में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। उसमें टेंस का रूल काम करेगा और जो आगे के 3 सेंटेंस है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इसमें टेंस का रूल नहीं लगता है। इसमें अपना खुद का नियम होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। आप सेंटेंस और टेंस में कभी भी कंफ्यूजन मत पालिएगा। टेंस में 2 चीजों का होना अनिवार्य है, जिसको मैं आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था। क्या क्या? सब्जेक्ट और मेन वर्ब। लेकिन सेंटेंस में ऐसी बाध्यता नहीं है। सेंटेंस तो जो आप बोल दिए वो सब के सब सेंटेंस है। तो आइए आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें क्या क्या चीज होता है? आर्डर, इसमें आर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, एडवाइस सलाह दिया जाता है, रिक्वेस्ट अनुरोध किया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये 3 पार्ट होते हैं, आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो हम लोग एक एक पार्ट को अलग अलग पढ़ते हैं। आइए आर्डर को पहले देखते हैं। आर्डर, आर्डर मीन्स आदेश या आज्ञा। दोस्तों, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है, अर्थात उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। न लिखते हैं न बोलते हैं, दोनों चीजें। अब यहां पर आइए, यदि हमारा ऑर्डर है तो उसका फार्मूला लिखने का क्या होगा? देखिए मैं यहां पर लिखा हूं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जरा आप पीछे ध्यान दीजिए। तो किसी भी टेंस में जब हम लोग पढ़ते थे तो सामान्यता कहां से शुरू करते थे? पहले सब्जेक्ट लिखते थे अफर्मेटिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जब इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू होता है और वह छिपा रहता है तो सब्जेक्ट यहां पर नहीं लिखा जाता है। जब सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब का कोई वजूद नहीं होता है। अर्थात पीछे के जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यह दोनों पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। तो उस फार्मूले से, पीछे के फार्मूले से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आप हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो यहां पर एक क्लियर कर लीजिए कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से लिखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है, जिसको न तो बोलते हैं न तो लिखते हैं। अब आइए ऑर्डर, आदेश। आदेश यदि आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे।
क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ये 3 पार्ट होते हैं, जब ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, आदेश है, सलाह है कि अनुरोध है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक पार्ट को यहाँ पर देखिए। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश या आज्ञा। इसमें क्या होता है, इसमें आदेश दिया जाता है और इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो सीधे वर्ब लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेंच पर खड़े हो जाओ। कोई टीचर है या कोई सीनियर है जो अपने से जूनियर से या अपने स्टूडेंट से कह रहा है बेंच पर खड़े हो जाओ। ये क्या है? आपका आदेश है। तो इसकी अंग्रेजी आप कैसे शुरू करेंगे? वर्ब से। खड़े हो जाओ, खड़े होना का क्या? स्टैंड अप। मेन वर्ब रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा स्टैंड अप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो भी आएगा। ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। अगला देखिए, अपने से बड़ों का आदर करो। अपने से बड़ों का आदर करो। इसमें क्या है? आदर करो, यह आपको आदेश दिया जाता है। जैसे माता पिता या टीचर या कोई भी श्रेष्ठ आदमी आपको सिखाता है आदेश के रूप में कि अपने से बड़ों का आदर करो। कभी कभी आप देखते हैं घर में ही माँ बाप बच्चों को किसी का रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं, डांटते हैं कि रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने से बड़ों का। अपने से बड़ों का आदर करो। तो यहाँ पर वर्ब क्या? आदर करो, आदर करना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों का आदर करो। यहाँ आओ, कम हियर, सीधे यहाँ पर कम वर्ब लिखा गया, कम हियर। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो लाना का क्या होता? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अच्छी किताबें पढ़ो। टीचर आपको आदेश दे रहे हैं अच्छी किताबें पढ़ो। रीड गुड बुक्स। तो यह आपका आदेश है। ये जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? आदेश हैं। इसमें सीधे आप क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। आप वर्ब तो आपका होना जरूरी है, वर्ब तो रहेगा ही रहे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में जो कुछ रहेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट, एडवाइस, सलाह। इंपरेटिव सेंटेंस में एक पार्ट ए भी होता है, एडवाइस मीन्स सलाह या परामर्श। इसमें क्या होता है? इसमें ही जो भी वाक्य बोला गया रहेगा उसमें हिंदी में मत शब्द आएगा। मत, देखिए मत, मत की अंग्रेजी आप डू नॉट, इसको लर्न कर लीजिए। दूसरा क्या आता है? कभी मत। देखिए मत अलग है, डू नॉट, और कभी 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 मत आता है। चाहे कभी मत हो, चाहे कभी नहीं हो, चाहे कभी न हो, इन तीनों में से कुछ भी यदि है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगती है। नेवर मीन्स कभी नहीं होता ही है, ठीक है। तो कभी नहीं, कभी मत, कभी न, सबका मीनिंग एक ही है, इसके लिए नेवर का यूज होता है, ठीक है। तो आप वाक्य को देखेंगे यदि उसमें मत आया है तो डू नॉट लगाएंगे पहले, या कभी नहीं, कभी मत, कभी न तो नेवर का यूज करेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पर देखिए फार्मूले के रूप में, यहाँ पर पीछे के ऑर्डर में हम लोग वर्ब से लिखना प्रारंभ करते थे, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। लेकिन इसमें क्या होता है? डू नॉट या नेवर। देखिए डू नॉट
ऑब्लिक नेवर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, जैसा उसका हिंदी में रहेगा, शब्द रहेगा हिंदी का। एग्जाम्पल देखिए, उसे गाली मत दो, यहां पर देखिए क्या आया, मत दो, मत, उसे गाली मत दो, ये क्या है, ऑर्डर है, लेकिन सलाह के रूप में है। उसे गाली मत दो, यह क्या है, आपको सलाह है, एडवाइस दिया जा रहा है। तो मत की अंग्रेजी क्या होगी, डू नॉट। जब भी मत कहीं आया रहे तो उसकी पहले खुद की अंग्रेजी डू नॉट, उसके बाद वर्ब एब्यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट उससे हिम। उसे गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज हिम। धूप में खड़े मत हो, मत शब्द आया, डू नॉट, उसके बाद वर्ब स्टैंड अप इन द सन। कभी झूठ मत बोलो, यहां पर देखिए कभी झूठ मत बोलो, कभी और मत ये दोनों चीज आएगा। कभी मत, कभी मत की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। तो क्या हो जाएगा, नेवर बोलो, टेल, टेल लिख दिया आपने, झूठ ए लाई। तो इस प्रकार कभी मत, कभी झूठ मत बोलो, इसका ट्रांसलेशन हो गया नेवर टेल ए लाई। अपना समय बर्बाद मत करो, देखिए ये क्या है, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है, आपका सलाह ही तो है, एडवाइस ही तो है। तो पहले मत की अंग्रेजी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगला देखिए, कभी अपना समय कभी मत बर्बाद करो, फिर यहां पर देखिए क्या है, कभी मत, तो क्या लगेगा कभी मत का, कभी मत का मतलब कभी नहीं, ये भी आपका क्या है, सलाह है। आपको कोई भी आदमी सलाह इस तरह से दे रहा है, अपना समय बर्बाद मत करो, है इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में किसके रूम में है, एडवाइस के रूम में। तो कभी मत की अंग्रेजी नेवर, नेवर वेस्ट योर टाइम। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, इन दोनों में फर्क देख लीजिए। मत है तो डू नॉट लगाया आपने, और कभी मत है तो क्या लगा दिया, नेवर, बाकी सब आपका वही है। तो अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर को देखे, उसके बाद किसको देखे, एडवाइस को। ऑर्डर में तो आपका कुछ नहीं था, सीधा आपका आदेश था, सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, अदर वर्ड्स लिखा। लेकिन सलाह में जब आप आएंगे तो उसमें हिंदी में मत मिलेगा, या कभी मत, कभी नहीं, कभी न में से कोई एक मिलेगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी डू नॉट और नेवर का यूज करेंगे, वो भी शुरुआत में। डू नॉट या नेवर का यूज शुरुआत में ही करेंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वर्ब लगाने के बाद फिर तो आप फ्री हो जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिए गए हों वो सारे के सारे आप लिख। अब अगला देखिए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है, प्रार्थना या अनुरोध। इसमें क्या होता है, जब आप किसी से अनुरोध करते हैं तो वह इंपरेटिव सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन वो किस में आता है, रिक्वेस्ट में। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो उसके लिए हम विशेष शब्द का संबोधन करते हैं। कौन कौन वो शब्द हैं, सर, प्लीज, काइंडली। इनमें से हम किसी शब्द का यूज करते हैं। जब हम इनमें से किसी शब्द का यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट। अर्थात यदि हमको रिक्वेस्ट करना है तो सर, प्लीज या काइंडली शब्द का यूज करना ही करना है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। सर रहेगा तो सर लिखेंगे पहले, कृपया रहेगा तो प्लीज लिखेंगे पहले, दया करके रहेगा तो काइंडली लिखेंगे पहले, उसके बाद आप वर्ब पर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कृपया मुझे 500 रुपये उधार दीजिए। कृपया शब्द आया है, कृपया शब्द आया है तो कृपया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्लीज। प्लीज आप पहले लगा लीजिए, प्लीज लग गया, उसके बाद वर्ब आप लिखेंगे। उधार देना, लेंट, किसको, मुझे, मी, कितना
500 रुपीज। प्लीज लेंड मी 500 रुपीज। अगला देखिए, कृपया मुझे अपने बारे में बताइए। कृपया आया तो क्या लिखेंगे? प्लीज। प्लीज वर्ब टेल ऑब्जेक्ट मी अबाउट यू। कृपा करके किसी को गाली मत दो। चाहे कृपया शब्द आया रहे, चाहे कृपा करके, दोनों का अर्थ एक होता है। तो यहां पर भी आप प्लीज लिखेंगे। कृपा करके प्लीज लिख दिया आपने। उसके बाद यहां पर देखिएगा, किसी को गाली मत दो। मत शब्द भी आया है, तो मत की अंग्रेजी क्या होती है? डू नॉट। तो डू नॉट आप लगा दीजिए। प्लीज डू नॉट गाली देना, ये अब्यूज किसी को भी, एनीवन। प्लीज डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब अगला देखिए, दया करके मेरी मदद करो। काइंडली। काइंडली पहले आप लिखेंगे, उसके बाद वर्ब। मदद करो हेल्प मी मेरी। तो इस प्रकार दया करके मेरी मदद करो हो गया काइंडली हेल्प मी। अगला देखिए, श्रीमान मेरी हाजिरी लगा दीजिए। आप अपने टीचर से कह रहे हैं श्रीमान मेरी हाजिरी लगा दीजिए, तो आपको सर तो बोलना ही बोलना पड़ेगा। सर, श्रीमान, सर आप लगा दिया। ये चीज ध्यान रखेंगे, सर जब श्रीमान आप बोलेंगे तो वहां पर आपका कामा लगेगा। श्रीमान, उसके बाद रुकेंगे, मेरी हाजिरी लगा दीजिए, तो सर के बाद आप कामा देंगे। सर मार्क मी प्रेजेंट। अब दोस्तों हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में देखें कि इसमें ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होता है। ऑर्डर जब होता है तो हम लोग किससे प्रारंभ करते हैं? सीधे मेन वर्ब से लिखना शुरू कर देते हैं। जब आपका दूसरा क्या था आपका? एडवाइस। एडवाइस होता है तो क्या होता है आपका? डू नॉट का यूज होता है या नेवर का, फिर मेन वर्ब आता है। और जब रिक्वेस्ट होता है तो हमारा सर, प्लीज, काइंडली में से कोई एक यूज होता है हिंदी के शब्द के अनुसार। तो यहां पर हम लोग ये 3 पार्ट पढ़े इंपरेटिव सेंटेंस में। इन तीनों में पूरा का पूरा क्लियर है कि ऑर्डर है कि सलाह है कि रिक्वेस्ट है। ऑर्डर में स्टैंड अप, सीधे ऑर्डर है, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सलाह है, एडवाइस है, कृपया अपनी कलम मुझे दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। इन तीनों में, इन तीनों का जो मैं एग्जाम्पल्स दिया, इसमें आपको क्लियर लग रहा है कि ऑर्डर है, सलाह है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द से क्लियर पता नहीं चलेगा कि आपका ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, और वो रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस ही जब इंपरेटिव सेंटेंस हो लेकिन उसमें क्लियर कट ऑर्डर न हो, क्लियर कट एडवाइस न हो, क्लियर कट रिक्वेस्ट न हो। तब क्या करते हैं? लेट का यूज करते हैं। लेट, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपको ये पता नहीं रहेगा क्लियर कि ऑर्डर है कि क्या है, रिक्वेस्ट है कि सलाह है, तो उसको आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, उसके भाव को आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके भाव को आप समझेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। तब जाकर के आपका क्लियर होगा कि यहां पर लेट का यूज होगा कि नहीं। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहले क्लियर करिएगा, उसके बाद देखिएगा ऑर्डर है कि एडवाइस है, रिक्वेस्ट, यदि तीनों सीधे सीधे नहीं मिल रहा तो आप पाएंगे लेट में क्या देखेंगे, उसको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा, जब आपका क्लियर हो गया कि हमारा ऑर्डर सीधा नहीं है, एडवाइस सीधा नहीं है, डू नॉट और नेवर का यूज नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं है, सर प्लीज काइंडली का यूज उसमें नहीं हुआ है, तो लेट का यूज होगा। लेट के यूज में क्या होता है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। प्रपोजल, पहला प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव।
इसमें क्या होता है, जब आप सेंटेंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसमें प्रस्ताव के भाव का बोध हो रहा है। इसमें यहाँ पर जो लेट का यूज हो रहा है, इसमें क्या होता है, भाव का बोध होता है, उसको आप समझेंगे। यह नहीं है कि डायरेक्ट शब्द से आप पता कर लेंगे कि आपका क्या है। प्रपोजल है, प्रस्ताव के भाव का बोध होगा। दूसरा, रिक्वेस्ट यदि है तो अनुमति लेने या प्रार्थना के भाव का बोध होगा। डायरेक्ट इसमें आपका सर प्लीज काइंडली शब्द का यूज नहीं किया गया रहेगा। सर प्लीज काइंडली शब्द का यूज हो तब तो आप जान ही जाएंगे कि रिक्वेस्ट किया गया है आपका। यहाँ पर लेट का यूज नहीं होगा, वो तो सिंपल होगा, सर प्लीज लिख के उसके बाद वर्ब लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अनुमति लेने या प्रार्थना के भाव का बोध होगा, उसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। कमांड, कमांड या ऑर्डर, आदेश या आज्ञा, इसमें आज्ञा देने के भाव का बोध होता है। ये चीज ध्यान रखिए, आज्ञा देने के भाव का बोध होता है, आज्ञा लेने का नहीं। आज्ञा जब लेने के भाव होगा तब तो आपका किसमें चला जाएगा, रिक्वेस्ट में। तो आइए फिर यहाँ पर, जब आपका प्रपोजल हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेटस। प्रपोजल में हमेशा लेटस ही आता है। लेटस से ट्रांसलेशन आप शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब कहीं भी बोला जाता है तो आप समझेंगे कि मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स उसको आप लिख देंगे। जब सेंटेंस को पढ़ने से आपको अनुरोध का बोध होगा, प्रार्थना के भाव का बोध होगा, तब वहां पर आप लेट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा वो पर्सन का ही होगा। मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब, फिर आप आगे जो रहेगा। जब आज्ञा देने का भाव का बोध हो तब लेट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वही पर्सन वाला, मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो। उसके बाद वर्ब, फिर आगे जो भी रहेगा लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आओ हम एक क्रिकेट मैच खेलें। इसमें आप, आओ हम एक क्रिकेट मैच खेलें, इसमें क्या है, आप इसको सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा तो लगेगा कि अगला आदमी आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि आइए क्रिकेट मैच खेलें। आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आओ हम एक क्रिकेट मैच खेलें, एक प्रस्ताव है। तो जब प्रस्ताव है तो आपका किससे शुरू होगा, लेटस। लेटस लगा दिए, उसके बाद वर्ब, प्ले ए क्रिकेट मैच। लेट अस प्ले ए क्रिकेट मैच, आओ हम एक क्रिकेट मैच खेलें। और फिर अगला देखिए, उसे घर जाने दो। उसे घर जाने दो, जरा ये बताइए, उसे घर जाने दो, यह है आपका सिंपल में जब आप जाएंगे ऑर्डर और एडवाइस रिक्वेस्ट में तो आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा, न तो सर है, न तो प्लीज है, न तो सीधे ऑर्डर है। और उसमें क्या था, यहाँ पर उसे घर जाने दो, और उसमें यदि होता तो सीधे सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें यू जो साइलेंट रहता है। यहाँ पर देखिए इस उसे ही के संबंध में आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, उसे घर जाने दो। इसी तरह का यहाँ पर एक और है, यह देखिए, मुझे कुछ फूल तोड़ने दो। पहले आप इसको देख लीजिए, तो मुझे कुछ फूल तोड़ने दो, जरा ये बताइए ये किसमें है, प्रस्ताव तो ये है नहीं। मुझे कुछ फूल तोड़ने दो, ये क्या है, रिक्वेस्ट के रूप में आप कह रहे हैं। इसमें रिक्वेस्ट की भावना छिपी हुई है, प्रार्थना की भावना छिपी हुई है कि मुझे कुछ फूल तोड़ने दो।
आप बगीचे में गए फूल के, आप माली से कह रहे हैं मुझे कुछ फूल तोड़ने दो, तो इसमें अनुरोध की भावना छिपी हुई है, अर्थात अनुमति आप ले रहे हैं उससे, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो अनुमति लेने या प्रार्थना का भाव छिपा हुआ है जो आप महसूस कर रहे हैं। तो मुझे कुछ फूल तोड़ने दो, तो ये है आपका प्रार्थना में हो गया लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट मी पिक सम फ्लावर्स। उसी प्रकार से उसे घर जाने दो, तो ये हो जाएगा लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। इसमें एक चीज और देखिए, ये दो दोनों में आया है, दो जब हो और जो वर्ब हो उसमें ने आया हो, जाने और तोड़ने, तो आप ये क्लियर समझिए कि वो रिक्वेस्ट ही होता है। जब आपका वर्ब में ने आया हो और लास्ट में दो आया हो, ने दो, तो वो समझिए आपका हमेशा रिक्वेस्ट ही होता है। तो आप लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आगे जो भी रहेगा लिख देंगे। ये देखिए, आओ हम बाजार चलें, ये भी है आपका क्या है, प्रस्ताव है। आओ हम बाजार चलें, लेट अस, प्रस्ताव किससे शुरू होता है, लेट अस से। लेट अस गो टू मार्केट। ठीक है, अब इसको देखिए चौथा, कोई देर से न आवे, जरा इसको बताइए, कोई देर से न आवे, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या, प्रस्ताव तो ये है नहीं, रिक्वेस्ट तो है नहीं, तो आपका ये क्या है, ये आदेश है, कोई देर से न आवे। बॉस या टीचर्स जो भी हैं, वो अपने स्टाफ को या अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कोई देर से न आवे, तो ये आपका हो गया आदेश। तो क्या लिखेंगे आदेश में, लेट लिखेंगे, लेट आपने लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कोई न, कोई न की नो वन, उसके बाद वर्ब कम, उसके बाद देर है लेट। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि दिया गया सेंटेंस जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, कि रिक्वेस्ट करता है, कि कमांड करता है। प्रस्ताव तो क्लियर है, जैसे आओ हम एक क्रिकेट मैच खेलें, आओ हम बाजार चलें, ये तो प्रस्ताव है, और इसमें हमेशा लेटस का यूज होगा, तब फिर वर्ब लगेगा। लेकिन प्रार्थना हो या आदेश हो तो लेट लगेगा, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। तो यहाँ पर तो यदि बाय द वे आपका ये क्लियर हो जा रहा है ट्रांसलेशन में कि प्रस्ताव आप समझ गए, तो लेटस का यूज कर देंगे, और बाय द वे आप कंफ्यूजन में है तो प्रार्थना और रिक्वेस्ट में कुछ भी करेंगे तो आपका तो ट्रांसलेशन सेम होगा, यहाँ पर तो सेम हो जाएगा। लेकिन जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा, जब तक आपको एक क्लियर नहीं पता रहेगा कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि प्रपोजल है, ये पूरे तीनों का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो वहां पर नरेशन में आप गलती कर देंगे। इसलिए मेरा आपको सलाह है कि इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के यूज में, लेट का यूज कब होता है, जब प्रपोजल होता है या रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, डायरेक्ट नहीं, इसके भाव का बोध होता है, प्रस्ताव के भाव का बोध। यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए क्लियर लिख दिया, प्रस्ताव के भाव का बोध होता है जिसको आप समझ सकते हैं। अनुमति लेने या प्रार्थना के भाव का बोध होता है, जैसे मुझे कुछ फूल तोड़ने दो, एक प्रार्थना के भाव का बोध हो रहा है। यहाँ पर आज्ञा देने का भाव का बोध होता है, कोई देर से न आवे। तो यह है आपका यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज कहाँ होता है, कब करते हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आपका प्रपोजल हो, रिक्वेस्ट हो और ऑर्डर, इन सभी के भाव का बोध हो रहा हो, अर्थात डायरेक्ट ऑर्डर न हो, डायरेक्ट प्रपोजल न हो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट न हो, केवल उसके भाव का बोध हो रहा हो, तब आप लेट का यूज करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग
अगले वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है नरेशन के लिए और वैसे भी। नरेशन में जब तक ये लेट का यूज का आप क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, फिर आप गलती कर देंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स।